नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सरस्वती जी के क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ 2016 में जो 6th JPSC के PT के एग्ज़ाम्स हुए थे, उसके पेपर 2 में जो झारखंड के भूमि संबंधी कानून और अधिनियम से जो क्वेश्चन पूछे गए थे, उन उन प्रश्नों को लाई हूँ ताकि आप देख सकें कि किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं 2016 के JPSC में पूछे गए थे भूमि संबंधी अधिनियम और कानून से। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि वे कौन से प्रश्न हैं और कितने प्रश्न हैं जो इस चैप्टर से पूछे गए थे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, जिसने जंगल को साफ किया और खेती के लिए तैयार किया, उस परिवार को क्या कहते हैं? तो जिसने जंगलों को साफ किया और खेती के लिए तैयार किया, उस परिवार को भूइंहारस कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था JPSC के 2016 में जो JPSC का PT एग्जाम हुआ था उसमें। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा डैश के तहत अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जाति भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध प्रदान की गई है। तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा के तहत अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जाति के भूमि हस्तांतरण पर प्रतिबंध प्रदान की गई है? तो यह है धारा 46। धारा 46 के द्वारा अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति के भूमि हस्तांतरण पर प्रतिबंध प्रदान की गई है। नेक्स्ट है, धारा 46 के तहत बेदखली के समय डैश वर्ष जिसके तहत इस अवधि के समाप्ति के बाद प्रतिकूल कब्जे में रही भूमि का हस्तांतरण परिपूर्ण होगा। धारा 46 जो है उसके तहत बेदखली के समय कितने वर्ष हैं जिसके तहत इस अवधि के समाप्ति के बाद प्रतिकूल कब्जे में रही भूमि का हस्तांतरण जो है परिपूर्ण होगा। तो ये किस में कहा गया है? ये CNT एक्ट 1908 के धारा 46 में जो ये प्रावधान रखा गया है कि इस अवधि के समाप्ति के बाद प्रतिकूल कब्जे में रही भूमि का हस्तांतरण परिपूर्ण होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 वर्ष। यानी कि धारा 46 के तहत बेदखली के समय बेदखली का समय जो है 12 वर्ष है, जिसके तहत इस अवधि के समाप्ति के बाद प्रतिकूल कब्जे में रही भूमि का हस्तांतरण जो है वो परिपूर्ण होगा। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71A जो अनुसूचित जनजातियों के गैर कानूनी रूप से अंतरण किए गए जमीन में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का अधिकार बहाल करने की शक्ति प्रदान करता है। इसे डैश कानून द्वारा डाला गया है। अब है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की जो धारा 71A है, जिसमें अनुसूचित जनजातियों के जो गैरकानूनी रूप से जमीनों का जो अंतरण किया गया है, उसमें अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का अधिकार बहाल करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो ये शक्ति किस कानून के द्वारा डाला गया है? तो ये जो शक्ति प्रदान की गई ये कानून बिहार अनुसूचित क्षेत्र नियम 1969 के द्वारा डाला गया है। यानी बिहार अनुसूचित क्षेत्र नियम 1969 के द्वारा जो अनुसूचित जनजातियों के गैरकानूनी रूप से अंतरण किए गए जमीन में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों का अधिकार बहाल करने की शक्ति प्रदान करता है। ये है धारा 71 में और कानून डाला गया किसके द्वारा? तो बिहार अनुसूचित क्षेत्र नियम 1969 के द्वारा। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत एक कन्या खुटकट्टीदार को पैतृक संपत्ति पर उत्तराधिकार के अधिकार अपवर्जित हैं, पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त हैं, खूंटकट्टीदार अधिकार प्राप्त हैं या इनमें से कोई नहीं। यानी कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 है, इसके अंतर्गत जो कन्या खुटकट्टीदार होती हैं उनको कौन सा अधिकार प्राप्त है या वर्जित है? तो पैतृक संपत्ति पर उत्तराधिकार के अधिकार जो हैं वो वर्जित है। यानी कि कन्या का खुटकट्टीदार में किसी तरह का उत्तराधिकार का अधिकार नहीं मिलता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत गांव के मुखिया का पद कैसा होगा? हस्तांतरणीय होगा, अहस्तांतरणीय होगा, वंशानुगत होगा या इनमें से कोई नहीं?
तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अहस्तांतरणीय। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत गांव की मुखिया का पद जो है वो अहस्तांतरणीय होता है, यानी कि ट्रांसफरेबल नहीं होता है। नेक्स्ट है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत खास गांव से तात्पर्य एक ऐसे गांव से है जहां, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले। कोई मूल रैयत ना हो, कोई मुखिया ना हो, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 है, इसके तहत खास गांव से तात्पर्य ऐसे गांव से है जहां कोई मूल रैयत ना हो तथा कोई मुखिया ना हो, यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए और बी दोनों। यहाँ मैं एक चीज़ आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि मैं यहाँ उन्हीं आंसरों को आपको बता रही हूँ जो आयोग ने एग्जाम के बाद जारी किए थे। नेक्स्ट है संथाल परगना अधिनियम 1949 की धारा डैश के तहत जमीन जो किसी भी रूप में दर्ज नहीं किया गया है वो मूल रैयत का जोत यानी निजी जोत या मूल रैयती जोत जिसे अधिकृत जोत माना जाएगा। संथाल परगना अधिनियम 1949 की धारा कौन सी धारा के तहत जमीन जो किसी भी रूप में दर्ज नहीं किया गया है वो मूल रैयत का जोत या मूल रैयती जोत माना जाएगा? तो ये है धारा 10। संथाल परगना अधिनियम 1949 की धारा 10 के तहत जमीन जो किसी भी रूप में दर्ज नहीं किया गया है वो मूल रैयत का जोत माना जाएगा या मूल रैयती जोत माना जाएगा। नेक्स्ट है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 22 के तहत एक रैयत किसी परिस्थिति में अपने जोत भूमि को एसडीओ और मुखिया जी या मूल रैयत को सूचना देकर अस्थायी रूप से कृषि हेतु न्यास में रख सकता है। ये जो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 22 के तहत एक रैयत किस परिस्थिति में अपनी जोत भूमि को एसडीओ और मुखिया जी या मूल रैयत को सूचना देकर अस्थायी रूप से कृषि हेतु न्यास में रख सकता है, तो ये किस परिस्थिति में होगा? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं पहले। गांव से अस्थायी अनुपस्थिति की स्थिति में, हल चलाने लायक बैलों की कमी की स्थिति में, रैयत के विधवा या नाबालिका होने की स्थिति में, या इनमें से सभी। तो यहाँ जितनी भी परिस्थितियां दी गई हैं इन सभी परिस्थितियों में एक रैयत जो है अपनी जोत भूमि को एसडीओ और मुखिया जी या मूल रैयत को सूचना देकर अस्थायी रूप से कृषि हेतु न्यास में रख सकता है। तो ये सभी परिस्थितियां जो हैं इन सभी परिस्थितियों के तहत जो है ये जो रैयत है वो उसकी सूचना देकर अस्थायी रूप से कृषि हेतु न्यास में रख सकता है, जो कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 22 के तहत है। इसका आंसर हो जाएगा डी। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 33 के अंतर्गत कोई भी बंजर भूमि का बंदोबस्ती रद्द करने के योग्य है अगर उसमें डैश वर्ष तक कृषि न किया गया हो। तो जो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 33 है इसके अंतर्गत ये प्रावधान है कि कोई भी बंजर भूमि का बंदोबस्ती रद्द करने योग्य है अगर उसमें कितने वर्षों तक कृषि न किया गया हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष, यानी कि अगर उसमें 5 वर्ष तक कृषि नहीं किया गया है तो भूमि बंदोबस्ती जो है वो रद्द करने के योग्य समझा जाएगा। नेक्स्ट है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजना के लिए जमीन के अधिग्रहण के वास्ते कितने प्रतिशत लोगों की स्वेच्छा का प्रावधान भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 के तहत है? तो इसका राइट आंसर है 70%, यानी 70%। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजना के लिए जमीन के अधिग्रहण के वास्ते 70% लोगों की स्वेच्छा का प्रावधान भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 के तहत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 70%। यहाँ मैं आपको एक बार फिर याद दिला देना चाहती हूँ कि यहाँ मैं उन्हीं आंसरों को आपको बता रही हूँ जो आयोग ने जारी किए थे जब ये एग्जाम हुआ था उसके बाद। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है भूमि का स्वामी भूमि अधिग्रहण पुनर्वास
एवं पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 के तहत किसको माना जाता है? तो भूमि का स्वामी भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 के तहत जो भूस्वामी माना जाएगा वो किसे माना जाएगा? तो पहले हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है भूमि रिकॉर्ड में स्वामी देय हो, जंगल अधिकार को जंगल अधिकार अधिनियम 2006 में मान्यता प्राप्त हो, पट्टा अधिकार का मालिक हो, ऊपर के सभी। यानी भूमि का स्वामी भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 के तहत इन सभी को माना जा सकता है, यानी ऊपर के सभी, यानी तीनों जो ऑप्शन दिए हुए तीनों ही इसके अंतर्गत आएंगे। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर है कि ऊपर के सभी जो हैं वो भूमि का स्वामी माना जाएगा, जो भूमि अधिग्रहण पुनर्वास पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 के तहत माना जाएगा भूमि का स्वामी। जो भूमि रिकॉर्ड में स्वामी देन हो, जंगल अधिकार को जंगल अधिकार अधिनियम 2006 में मान्यता प्राप्त हो, तथा उसके बाद पट्टा अधिकार का मालिक हो, इन सभी को भूमि का स्वामी माना जाएगा 2013 के तहत। तो ये थे 12 क्वेश्चंस जो कि 2016 के जेपीएससी के पीटी के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। ये मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट लगा, इसलिए मैंने इन सारे प्रश्नों को आज आपके सामने रखा है। तो यहाँ और एक चीज़ फिर मैं आपको याद दिला दूँ कि जितने भी आंसर मैंने यहाँ पे बताए हैं वे सभी आंसर जो हैं वो जेपीएससी आयोग के द्वारा जारी किए गए थे। आपको बुक्स में भले ही आंसर अलग मिले, लेकिन मैंने यहाँ उन्हीं आंसरों को आपको बताया है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।